गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी उत्कर्ष पर। आरओ का महाकुंभ है, प्रश्नों की एक पूरी श्रृंखला है। फटाफट से सभी लोग जुड़े ताकि हम लोग अपने इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकें। गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का स्वागत है। फटाफट से सभी लोग जुड़े। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि थंबनेल में आपको क्लियर होगा कि आज का जो ये प्रश्नों का श्रृंखला है, जो ये क्वेश्चंस हम लोग एमसीक्यू आपके लिए लेकर के आए हैं, इसमें राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्न हैं। ठीक है, नेशनल इनकम। अब आगे से हम लोगों की जो तैयारी चलेगी वो टॉपिक वाइज ही चलेगी। आज कुछ क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे हम लोग नेशनल इनकम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास से, और फिर नेक्स्ट अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन इसी टॉपिक से होंगे। इस प्रकार एक एक करके हम लोग टॉपिक वाइज सभी टॉपिक को कवर अप कर लेंगे और उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसको ले लिया जाएगा अपने इस पूरे प्रश्नों एमसीक्यू वाले इस पूरे वीडियोस के दौरान में। साथ ही साथ कुछ बिंदुवार तथ्य भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिसको बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे। कुछ बिंदुवार तथ्य मतलब पॉइंट वाइज फैक्ट, जिसको एक पॉइंट में एक फैक्ट है जिसे आपको याद कर जाना है। ठीक है, आपको आंसर करने की जरूरत नहीं है, वो फैक्ट एज इट इज लिखे हुए हैं, आपको केवल उन्हें पढ़ के मेमोराइज करना है कि ऐसा होता है। उसमें बहुत ज्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि वो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं। जहां थोड़े बहुत समझने की आवश्यकता होगी हम लोग जो है उसे समझ लेंगे। तो सभी लोग जुड़ चुके हैं। रागिनी, सूर्या, रॉकी, राम बाबू, विमल, राम, शेखर, आशुतोष, विद्यांशु, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यूपी उत्कर्ष पर। और चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना महाकुंभ और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग कुछ बिंदुवार तथ्य लेकर के आएंगे, कुछ पॉइंट वाइज फैक्ट हैं जिन्हें हम लोग याद कर लेंगे, और उसके बाद जो है हमारा राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास से संबंधित जो प्रश्न है। तो कोशिश कुल मिला जुला करके ये है कि 1 घंटे की क्लास में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अवेलेबल कराया जाए, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे दिया जाए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो बिंदुवार तथ्य प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला फैक्ट कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास हमारा टॉपिक था तो फैक्ट भी उसी से संबंधित है। तो अर्थव्यवस्था को उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्थाएं और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो राज्य अर्थव्यवस्थाएं हैं ऐसे समझते चलें। सबसे पहले पूंजीवादी को समझ लें। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें अर्थव्यवस्था पर जो नियंत्रण होता है वो निजी क्षेत्र का होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है। ठीक है, एडम स्मिथ की फिलॉसफी से ये आया हुआ है, एडम स्मिथ के। जहां पर राज्य आधारित अर्थव्यवस्थाओं की बात करेंगे तो राज्य आधारित अर्थव्यवस्था में, क्योंकि राज्य शब्द है, राज्य अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो यहां पर अर्थव्यवस्था में जो मुख्य भूमिका होती है, ध्यान से समझेंगे, अर्थव्यवस्था में जो मुख्य भूमिका होती है, जिसको आ रहा है वो कमेंट भी करते चले। अर्थव्यवस्था में जो मुख्य भूमिका होती है वो सरकार की होती है। तो ये वाला जो पूंजीवादी व्यवस्था है आपको यूएसए में देखने को मिला है ना, और ये राज्य आधारित अर्थव्यवस्थाओं का स्वरूप आपको रसिया, चाइना में देखने को मिला। ठीक है, और इसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें राज्य और निजी क्षेत्र यानी सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं। सरकार भी होती है यानी सार्वजनिक क्षेत्र जिसे कहा जाता है, सरकार या आपने सुना होगा सार्वजनिक क्षेत्र, और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है,
बिल्कुल क्लियर है ना ये सारी बातें। अब इसके बाद दूसरे फैक्ट पर आ जाते हैं। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन 1776 में हुआ था। अब देखिए इस एक लाइन में आपके 3 फैक्ट प्रिपेयर हो रहे हैं। इस एक लाइन में आपके 3 फैक्ट प्रिपेयर हो जा रहे हैं। सबसे पहला फैक्ट तो यह है कि एडम स्मिथ जो हैं, इन्हें हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है इन्हें, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी किताब है। और इस किताब का जो प्रकाशन है कब हुआ? 1776 में, 1776 में। तो यहां पर आपके 3 फैक्ट प्रिपेयर हो गए। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, इनकी किताब द वेल्थ ऑफ नेशन, प्रकाशन कब हुआ? 1776 में। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय जॉन मेनार्ड किन्स को जाता है। जेएम किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स को जाता है। ध्यान रखिएगा, इन्हें मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है और इन्हीं को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में भी जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र का जनक भी किसे माना जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? जॉन मेनार्ड किन्स को। अब हुआ यह था कि 1929 में आपको पता है कि आर्थिक महामंदी आई थी। आर्थिक महामंदी आई थी और इस आर्थिक महामंदी से जितनी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित थी। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक और प्रतिपादक एडम स्मिथ और उनके अनुयायी थे। तो एडम स्मिथ का जो सिद्धांत था यहां पर फेल हो गया था। एडम स्मिथ का सिद्धांत 1929 में फेल हुआ। एडम स्मिथ की थियरी यहां पर फ्लॉप होती है। व्याख्या नहीं हो पाती है कि क्यों यह महामंदी आई। इसकी व्याख्या करते हैं जॉन मेनार्ड किन्स, जेएम किन्स। और जेएम किन्स कहते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था में केवल निजी क्षेत्र नहीं रहेगा जैसा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहती है। जेएम किन्स कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका भी होनी चाहिए। इसीलिए एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक कहा जाता है। इसीलिए जॉन मेनार्ड किन्स को मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका या सरकार की भूमिका को महत्वपूर्ण रूप से बताया। ठीक है, बात मेरी क्लियर? तो क्या हो गया भाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा का प्रतिपादन करने का श्रेय किसे जाता है? जॉन मेनार्ड किन्स को जाता है। इनकी भी एक बुक है, उसका नाम क्या है? जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये जॉन मेनार्ड किन्स की बहुत ही पॉपुलर बुक है, पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र। बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है ना? क्षेत्रों की दृष्टि से देखें तो अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है? 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जहां तक चतुर्थक और पंचम क्षेत्रों का बात है, बार बार मैंने कहा है कि तृतीयक क्षेत्रों के ही वो विस्तारित रूप है। तृतीयक क्षेत्रों के ही वो विस्तारित रूप है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है? 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के तहत उत्खनन, कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सामान्य रूप से ऐसा ही होता है, लेकिन उत्खनन को यानी कि माइनिंग को ध्यान से समझ लीजिएगा। जो माइनिंग वाला प्रोसेस है, उत्खनन का प्रोसेस है, इसको हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटी में क्लासिफाई करते हैं आफ्टर 2014। ठीक है, इसको द्वितीयक क्रियाकलाप बना दिया गया है। अदरवाइज कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे देखें, इस क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है।
प्राथमिक क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। लास्ट क्लास में चर्चा कर चुका हूं इसकी, पिछली क्लासेस में। भाई सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जहां पर प्राथमिक क्षेत्रों से उत्पाद रॉ मटेरियल लिए जाते हैं और उत्पादन किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, द्वितीयक क्षेत्र के तहत विनिर्माण एवं निर्माण गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। बिल्कुल सही है, लास्ट क्लास में हमने विनिर्माण और निर्माण में अंतर भी पढ़ा था। द्वितीयक क्षेत्र में गतिविधियों को विनिर्माण और निर्माण गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसे क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है भाई। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र विद्यमान होते हैं, कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? जहां पर प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों विद्यमान होते हैं, यानी सरकार भी कार्य कर रही होती है और निजी क्षेत्र भी कार्य कर रहे होते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और अगर इसके बारे में आपसे पूछे तो आप 1948 में जो हमारी प्रथम औद्योगिक नीति आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसमें यह बात बहुत क्लियरली कह दिया गया था कि भाई जो भारतीय अर्थव्यवस्था होगा उसका स्वरूप मिश्रित होगा, यानी कि यहां पर निजी क्षेत्र भी कार्य कर रहे होंगे और सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार भी कार्य कर रही होगी। इसको बहुत स्टार्टिंग में जब हम आजाद हुए तभी स्पष्ट कर दिया गया। ठीक है? उद्योगों की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का एक लक्षण है। बिल्कुल सही है, इंडस्ट्रीज बहुत होंगे, उद्योगों की प्रधानता के साथ साथ सेवाएं भी होनी चाहिए, सर्विसेज। उद्योगों की तो प्रधानता हो और सर्विसेज भी हो, दोनों। तो उद्योगों की प्रधानता हो प्लस सर्विसेज हो, विकसित अर्थव्यवस्था यानी डेवलप्ड इकोनॉमी का ये एक लक्षण होगा। नेक्स्ट, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का आधारभूत माप सकल घरेलू उत्पाद है। बार बार मैंने चर्चा किया, इकोनॉमिक ग्रोथ दो शब्द होते हैं, दो प्रकार की शब्दावलियां होती हैं, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। एक होती है समृद्धि या वृद्धि और दूसरा होता है विकास। ध्यान रखिएगा, वृद्धि और विकास की जब हम बात करते हैं, सभी लोग ध्यान से देखें, वृद्धि जो है एक प्रकार का किसी भी घटना के संख्यात्मक या मात्रात्मक या परिमाणात्मक पहलू की बात करता है। संख्यात्मक, मात्रात्मक या परिमाणात्मक, इन सब को हम लोग इंग्लिश में एक लाइन में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात करता है। ठीक है? और इसको मेजर कैसे करते हैं? इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। इसका मापन कैसे किया जाता है? जीडीपी में मापन किया जाता है। वहीं पर जब आपसे विकास की बात कहेगा, विकास का मापन कैसे किया जाता है, तो विकास के मापन के लिए आपको नाम लेना है एचडीआई का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। विकास के मापन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, किसे हम लोग कैसे जानते हैं? तो विकास का मापन हम लोग एचडीआई या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक के माध्यम से ऐसा करते हैं। ठीक है? तो वृद्धि यानी ग्रोथ को मापते हैं जीडीपी से और विकास को मापते हैं किससे? एचडीआई से। जीडीपी कैसे निकलता है भाई? जीडीपी को निकालना है तो Q इंटू P करना होगा, यानी एक वर्ष में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ वो Q है और उसका मूल्य से गुणा कर दे, प्राइस से उसको मल्टीप्लाई कर दें, Q इंटू P हो जाएगा, हमें जीडीपी मिल जाएगी। ठीक है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि है, रियल इनकम।
वास्तविक आय की बात जब भी हो, वास्तविक आय की बात जब भी हो तो ध्यान रखिएगा कैसे निकलता है। वास्तविक आय बराबर हमारी आय, मौजूदा आय माइनस, या ऐसे कह लें स्फीति समायोजित आय, इसे आप कह लें स्फीति समायोजित आय। स्फीति समायोजित आय जो होती है उसी को हम लोग वास्तविक आय कहते हैं, यानी जो स्फीति का प्रभाव होता है वो आय में से घटा दिया जाता है, तो हमें हमारी वास्तविक आय या रियल इनकम प्राप्त होती है। जो भी मैं कमाता हूं उसमें से महंगाई की जो है, वर्तमान समय में महंगाई के कारण जो मेरी इनकम जा रही है उसको माइनस कर दिया जाए तो मेरी वास्तविक आय निकल करके आएगी। आर्थिक समृद्धि के मापन से किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से, यानी रियल इनकम, स्फीति समायोजित आय में कितनी वृद्धि हो रही है। ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, जिसमें से पूंजी ह्रास के घटाने से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है भाई। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था, ये होता है जीडीपी प्लस एनएफआईए। बताया था या नहीं बताया था? बता चुका हूं या नहीं बता चुका हूं? नहीं बता चुका हूं तो समझ लो, इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों में कार्यरत भारतीयों की आय, विदेशों में कार्यरत भारतीयों की आय, भारतीयों की आय माइनस भारत में कार्यरत विदेशियों की आय, विदेशियों की आय। ठीक है। तो एनएफआईए की जो वैल्यू होती है वो यही है, विदेशों में कार्यरत भारतीयों की आय माइनस भारत में कार्यरत विदेशियों की आय। इसी को हम लोग जीएनपी प्लस जीडीपी, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआईए लिखते हैं, वही यहां पर लिखा गया है। ठीक है। अब इसमें से अगर हमको एनएनपी निकालना है तो एनएनपी निकालते हैं हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास को घटा देते, माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें क्या मिल जाएगा? हमें क्या मिल जाएगा? एनएनपी में से, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है, वही कहा जा रहा है, सकल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ये सारे फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट है ना, बता रहा हूं, सीधे परीक्षा में आपसे पूछ सकता है ये। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय से आशय किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समयावधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है। ये सारी बातें एकदम याद रखेंगे आप लोग, वन लाइनर फैक्ट्स हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि के दो प्रमुख कारण हैं, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, उच्च पूंजी माइनस उच्च पूंजी, और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। असल में ये कहना चाह रहे हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है? एक अतिरिक्त, ध्यान से समझें, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में लगने वाली पूंजी, करने में, उत्पादन करने में लगने वाली पूंजी। हमेशा ध्यान रख लो, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये कि कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है? ध्यान से देखिए, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है? एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना है तो हमें कितनी पूंजी लगेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो लो कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है वो देश के लिए अच्छा होता है। हाई कैपिटल आउटपुट जो रेशियो होता है वो देश के लिए नुकसानदायक होता है। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब यह होता है कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में ज्यादा पूंजी लगेगी, ये अच्छी बात नहीं है। यदि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में कम पूंजी लगती है तो यह अच्छी बात है। ठीक है। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या कहता है कि भाई एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में लगने वाली पूंजी ही COR कहलाती है, कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि के दो प्रमुख कारण है ना, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो और ऊंची ज्यादा जनसंख्या। ठीक है, जिस देश में पूंजी उत्पादन अनुपात जितना कम होगा वह देश उतना ही अधिक आर्थिक विकास कर सकेगा। बिल्कुल सही बात है, लो कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा अच्छा होता है, लो कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में पूंजी उत्पादन अनुपात अधिक ऊंचा रहता है। अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में जो पूंजी उत्पादन अनुपात है अधिक ऊंचा रहता है, ध्यान रख लेना है, ध्यान रखनी है। ये सारे फैक्ट्स बता रहा हूं, सीधे वन लाइनर है, सीधे आपके जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, सीधे सीधे उठ करके आएंगे, और मैं यही सारे स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा परीक्षा के बाद। आगे बढ़ते हैं और यहां से अब हमारा एमसीक्यू वाला सेक्शन शुरू होगा। ठीक है, तो यहां तक के सारे फैक्ट्स आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन का आंसर करें, क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग। काफी देर आराम से बैठ करके, काफी देर तक आराम से बैठ करके आपने जो है सारे फैक्ट्स पढ़े। अब क्वेश्चन करते जाएं, क्वेश्चन करते जाएं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ए, जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्य की समान भागीदारी हो। आंसर करें, क्या होगा सही जवाब? राइट आंसर क्या होगा? जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूं, बार बार एक्सप्लेनेशन कर दिया है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। बहुत क्विक फैक्ट्स, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है। अच्छा, कई बार आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है क्योंकि आपको आता है। यह आसान है क्योंकि आपको आने लगा है। हमने इतनी चर्चाएं की है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, आपको पता है, आपको सारे फैक्ट्स यहां पर पता है। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। आपको इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। आपको धीरे धीरे सब कुछ आएगा, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा, आपको सब कुछ आता जाएगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जितने स्टूडेंट क्लास में हैं, ये सारे के सारे भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को करके आएंगे और एकदम सही करके आएंगे, ये दावा है मेरा। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूं, बार बार मैंने इसकी चर्चा की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है लगभग। अब देखिए कैसे फैक्चुअल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यही डिफरेंस आ जाता है जब हम लोग संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बीच प्रश्नों को देखते हैं। तो वहां पर कंसेप्चुअल प्रश्न ज्यादा है, यहां पर फैक्चुअल प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं, है ना। तो भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है लगभग। यहां पे थोड़ी सी जानकारी आपकी ज्यादा मजबूत होगी तभी दे पाएंगे, क्योंकि 20% भी दे दिया, 25% भी दे दिया, 30% भी दे दिया, 35% भी दे दिया। क्या होगा सही जवाब? द राइट आंसर इज 20%। द राइट आंसर इज 20%। 20%, 25% के आसपास उद्योग और रिमेनिंग जो भी बचा वो सर्विसेज, सेवाएं। द राइट आंसर इज 20%। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय के मापन का निम्नलिखित में कौन सा सही आधार वर्ष है? कौन सा सही आधार वर्ष है? भारत की राष्ट्रीय आय के मापन में कौन सा सही आधार वर्ष है? भारत के राष्ट्रीय आय के मापन में कौन सा सही आधार वर्ष है? 10, 11, 12, 13, 4, 5 और 11, 12। फोर्थ का आंसर करें सभी लोग, फोर्थ का आंसर करिए सभी लोग।
फोर्थ का आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करें, आंसर करने में स्लो हैं काफी आप लोग, तुरंत आंसर किया करें। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 2011-12। ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऐसा होता क्यों है मैं आपको बता दूं। राष्ट्रीय आय की गणना दो मूल्यों पर की जाती है। जो राष्ट्रीय आय है इसका जो कैलकुलेशन है दो मूल्यों पर होता है, एक लागत मूल्य और दूसरा बाजार मूल्य। तो जो हमारी लागत होती है, कॉस्ट होती है, फैक्टर कॉस्ट, और दूसरा होता है मार्केट प्राइस। दोनों पर निकाला जाता है, या ये कह लें कि लागत और मूल्य पर निकालते हैं। ऐसे ना लिख करके लिखें, बल्कि हम लोग लागत पर निकालते हैं, क्या लागत आई है वस्तु को बनाने में, उस पर निकाला, और दूसरा मूल्य पर निकाला। और जब मूल्य की बात आती है तो मूल्य को दो भागों में बांट लेते हैं। एक होता है कांस्टेंट प्राइस, जिसे हम लोग स्थिर मूल्य कहते हैं, और दूसरा होता है बाजार मूल्य, बाजार मूल्य या मार्केट प्राइस। ध्यान रखिएगा, जब स्थिर मूल्य की बात करते हैं ना, तो स्थिर मूल्य आधार वर्ष के आधार पर निकाला जाता है, और वर्तमान समय में हमारा आधार वर्ष है 2011-12। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे का रीजन समझें। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे का रीजन समझ लीजिए। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लो चीनी 20 रुपए किलो है, ठीक है, फिर साल भर बाद चीनी 40 रुपए किलो मिलने लगी, तो हम लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि चीनी 20 रुपए किलो महंगी हो गई, कहते हैं। लेकिन हम ऐसा कब कह पाते हैं कि 20 रुपए किलो महंगी हुई? जब हम ये जान पाते हैं कि चीनी पहले 20 रुपए किलो मिल रही थी, अब 40 रुपए किलो मिल रही है, तो हम 20 से 40 को कंपेयर करते हैं ना, इसकी तुलना करते हैं, तब हमें पता चलता है कि 20 रुपया महंगा हुआ है। जब हम 2014 में 65 रुपया लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं और आज 110 रुपया लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं, तब हम तुलना करके कह रहे हैं कि पेट्रोल जो है 40 रुपया 50 रुपया महंगा हो गया है। तो हमारे पास एक बेस प्राइस होता है, जो कि बेस ईयर के आधार पर निकाला जाता है, जिसे हम लोग कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं, स्थिर मूल्य जिसमें बदलाव नहीं होगा। अब 2011-12 में किसी वस्तु का जो मूल्य था वो तो था ना, वो तो नहीं बदलना। लेकिन आज क्या है, आज से हम उसको कंपेयर करके जानते हैं कि प्राइसेस कितने बढ़े हैं, या अर्थव्यवस्था पर स्फीति का कितना दबाव है, इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव है, यह जानने के लिए हम लोग कांस्टेंट प्राइस लेते हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न वहीं से आ रहा है कि भाई आधार वर्ष की बात कर रहा है आपसे कि कौन सा सही आधार वर्ष है। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 11-12 आधार वर्ष है। 17-18 को बनाने की बात चल रही है, अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, 17-18 को कहा जा रहा है कि हम बेस ईयर के रूप में लेंगे। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोग आंसर करें इसको, सभी लोग आंसर करिए इसको, सभी लोग आंसर करिए। सभी लोग आंसर करें। भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? सेविंग्स किसकी सबसे ज्यादा है? सेविंग्स किसकी ज्यादा है? भारत में निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, या निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र? क्या होगा राइट आंसर? सभी के आंसर हमें। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र अब से जो लोग भी सही आंसर करने वाले हैं, मैं ध्यान देकर के उनके नाम अनाउंस करने वाला हूं कि कौन सही आंसर कर रहा है। कोशिश करूंगा अगर देख पाऊं कमेंट्स में। इसका सही जवाब क्या है? घरेलू क्षेत्र। ध्यान रखना, पहले नंबर पर घरेलू क्षेत्र ही है, दूसरे नंबर पर निजी क्षेत्र आते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पर इनका है, सेकंड पोजीशन इनके पास है, और थर्ड पोजीशन पर सार्वजनिक क्षेत्र आते हैं। क्लियर रहेगा? तो कभी भी अगर आपसे पूछेगा कि सेविंग्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? घरेलू क्षेत्रों का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्पादक कीमत सूचकांक, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई,
उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, क्या मापता है, मेजर क्या करता है? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत के मामूली परिवर्तन को, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में कुल परिवर्तन को, और उपरोक्त में से कोई नहीं। कठिन हो गया ना ये? कठिन हो गया? क्वेश्चन का नंबर लिख करके अगर आप देंगे तो मुझे बोलने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। 6 का क्या सही आंसर है? 6 का राइट आंसर क्या है? सिक्स का सही जवाब है ऑप्शन ए। ध्यान से देख लीजिए, आपसे पूछ भी सकता है कि निम्न में से महंगाई को मापने की विधि नहीं है, तो महंगाई को मापा जाता है, महंगाई को मापने की विधियां, है ना, मापने की विधियां, कितनी विधियां हैं? तो महंगाई को मेनली जो है 3 तरीके से मापा जाता है। ध्यान से देखिए, महंगाई को मुख्य रूप से 3 तरीकों से मापा जाता है। सबसे पहला होता है सीपीआई, या जिसे हम लोग कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या इन शॉर्ट इसे सीपीआई कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दूसरा होता है थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, जिसको कि होलसेल प्राइस इंडेक्स या डब्ल्यूपीआई कहते हैं। और तीसरा होता है जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी अपस्फीतिकारी, अपस्फीतिकारी। ये 3 तरीके हैं महंगाई को मापने के। ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ये उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से महंगाई का मापन करता है, उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से महंगाई का मापन करता है। थोक मूल्य सूचकांक जो है ये उत्पादकों के दृष्टिकोण से महंगाई का मापन करता है, उत्पादकों के दृष्टिकोण से महंगाई का मापन करता है। और जीडीपी डिफ्लेटर पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई का मापन करता है। ये जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है पीपीआई, कहा जा रहा है कि पीपीआई का मापन किया जाए डब्ल्यूपीआई की जगह पर। हमारे यहां क्या किसका मापन किया जाता है? डब्ल्यूपीआई का। यह बात काफी समय से चल रही है कि भाई डब्ल्यूपीआई की जगह हम पीपीआई को लेकर के आए, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को लेकर के आए। तो एक सीधा सा प्रश्न उठेगा, ऐसा क्यों हो, है ना, क्यों ऐसा हम करें? तो ध्यान से समझिएगा, ऐसा इसलिए करें कि जो डब्ल्यूपीआई है इसमें केवल वस्तुएं शामिल होती हैं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, केवल वस्तुएं, लो, केवल वस्तुएं, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ी खामी है डब्ल्यूपीआई के कैलकुलेशन का। ठीक है, डब्ल्यूपीआई के कैलकुलेशन की बहुत बड़ी खामी है कि इसमें वस्तुएं नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को लाया जाए जिसमें वस्तुएं शामिल हों। ध्यान रखिएगा, इन सभी का जो बेस ईयर है, आधार वर्ष, बेस ईयर, वो 2011-12 है। 2011-12 इनका भी है, 2011-12 इनका भी है, और जीडीपी के कैलकुलेशन में भी 2011-12 ही बेस ईयर के रूप में लिया गया है। तो जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। ठीक है, तो इसी डब्ल्यूपीआई की जगह पर पीपीआई को लाने की बात हो रही है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को। ठीक है, मैं इनके बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं उन फैक्ट्स के बारे में। तो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को, ध्यान रखिएगा, वस्तुओं और सेवाओं की बात कह रहा है, यही पीपीआई के वकालत करने की बेस है कि भाई पीपीआई में हम वस्तु और सेवाओं दोनों में महंगाई मापेंगे, जबकि डब्ल्यूपीआई में हम क्या करते हैं, केवल और केवल वस्तुएं ही लेते हैं। ठीक, बात मेरी क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते, स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे,
प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न को समझने में समस्याएं हो सकती हैं। है बहुत आसान, लेकिन शब्दों का खेल समझना है बहुत आसान, लेकिन शब्दों का खेल समझना है। स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? प्राकृतिक संसाधनों के, भौतिक संसाधनों के, औद्योगिक संसाधनों के, या सामाजिक संसाधनों के? सभी लोग आंसर करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? क्या होगा सही जवाब? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन। ध्यान रखिएगा, हम लोग बात करते हैं ना सतत विकास की, सतत विकास, धारणीय विकास, संधारणीय विकास, ये सब बात करते हैं ना, इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। और सतत विकास का मुख्य आधार क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कुछ इस प्रकार हो, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कुछ इस प्रकार हो, कुछ इस प्रकार हो कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। बात क्लियर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, उसी को कहा जा रहा है ना, सतत विकास, स्थायी विकास। स्थायी विकास क्या अर्थ है? विकास बना रहे। नेक्स्ट, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई? किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई? किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई? 98, 99, 99, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, काफी क्लोज ईयर बनाए गए हैं। क्या होगा सही जवाब इसका? सही जवाब है ऑप्शन ए। सही जवाब इसका क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 1998, 99। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लाने के पीछे जो उद्देश्य था वो मुख्य रूप से यह था कि भाई कृषि में अलग अलग समय पर पैसों की आवश्यकता पड़ती है। कई बार किसानों को इकट्ठा पैसा दे दिया जाता है, तो पैसे का जो प्रयोग है वो जिस कार्य के लिए दिया गया है उस कार्य में नहीं हो पाता। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सरकार ने यह व्यवस्था की कि किसान को जब पैसे की आवश्यकता पड़े वो बैंक से तब पैसा ले सके। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्रेडिट कार्ड के साथ यह होती है कि आप जितना पैसा एक्सेस करेंगे, मान लीजिए आपके कार्ड पर लिमिट है 2 लाख रुपए की, तो अगर आपने 50,000 रुपए निकाले हैं तो आपको 50,000 पर ही इंटरेस्ट देना है, आपको पूरे 2 लाख पर इंटरेस्ट नहीं देना। ठीक उसी प्रकार जब लोन की हम लोग बात करते हैं तो लोन में अगर 2 लाख रुपए आप लोन लेते हैं तो 2 लाख पर पूरा इंटरेस्ट लगेगा, आपने उस पैसे का प्रयोग किया या नहीं किया। तो क्रेडिट कार्ड में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, लोन में हमें यह सुविधा नहीं मिलती। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था 98-99 में की गई, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो 8th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन भी उसी से संबंधित है, अगला क्वेश्चन भी उसी से संबंधित है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। दूसरा, यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त एवं समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। कौन सा सही है? कौन सा सही है? कौन सा सही है? पहला केवल एक सही है, बी कह रहा है केवल 2 सही है, सी कह रहे हैं 1 और 2 दोनों सही है, और डी कह रहे हैं ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है।
बिल्कुल सही है, सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों को यह बात ध्यान रखनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर पहुंचे, ये वीडियो पहुंचना चाहिए। आप लोगों द्वारा यदि ये नहीं देखा जाएगा तो हम लोगों का कार्य जो है ना वो सार्थक नहीं होगा। उत्कर्ष परिवार का ये पूरा प्रयास है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस सेशन के साथ जुड़ें, या केवल यही सेशन नहीं, जितने भी सेशन लाए जा रहे हैं उस पर आपकी जो पार्टिसिपेशन है, आपकी सहभागिता है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरे सेशन के दौरान में अगर आपको लगता है कि सर को यह भी करना चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि सर ये चीजें ऐसी थी, इसको अगर हम लोग ऐसे करें तो और ज्यादा इनोवेटिव हो सकता है। आपके फीडबैक हमेशा वेलकम है और वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। हम लोग हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर किया जाए, परीक्षा के अनुरूप और परीक्षा में संभावित प्रश्नों को लेकर के आवें। आसपास के भी इवेंट्स को हम लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल इसी सेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये सेशन तो है ही, बाकी सारे सेशन की भी मैं बात कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा, जरूर कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेशन को शेयर करें। लोगों का जुड़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि वही हमारी एनर्जी है। अगर आप जुड़ते हैं ना, आप देखते हैं तो हम जो मेहनत करते हैं वो ये सिद्ध होता है कि हम बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरी कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेशन पहुंचे, उसे आप शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लाभ पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोगों ने सही जवाब दे दिया है, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति की, राज्य की, व्यक्ति और राज्य दोनों की, या उपयुक्त में से किसी की नहीं? सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति की, राज्य की, व्यक्ति और राज्य दोनों की, या उपयुक्त में से किसी की नहीं? बार बार हमने चर्चा की मिक्स्ड इकोनॉमी की, और उसी मिक्स्ड इकोनॉमी को अलग शब्दावलियों में ढाल करके यह प्रश्न फिर बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई, व्यक्ति यानी कि प्राइवेट पर्सन की बात कर रहा है विकास का भारतीय मॉडल, राज्य यानी कि गवर्नमेंट या ये कहें कि पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा है, पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा है। तो बार बार हमने कहा कि अपनी प्रथम औद्योगिक नीति में ही हमने ये बात बहुत क्लियर कर दी कि हमारी जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होगी वो मिक्स्ड होगी, मिश्रित होगी, दोनों की बात कही जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और सभी ने सही जवाब दिया है। वेरी गुड। जिन लोगों के आंसर गलत हो रहे हैं उनको एक बार फिर से ये वीडियो देखना है, ये भी देखना है, इसके पीछे जो मैंने वीडियोस कराए हैं वो भी देखना है, क्योंकि ये प्रश्न वहीं से है, शब्दों का खेल है, शब्द बदल दिए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? वित्तीय सहायता प्रदान करना, बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, सस्योत्तर व्यवस्था यानी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना, और मानव संसाधन विकास। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आंसर करना है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, जहां क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है ना, कमेंट की स्पीड स्लो हो जा रही है। सब देख करके टिक करते हो क्या? दीप शिखा राणा एक नाम है, सिंपू सिंह दूसरा नाम है, जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया है। दीप शिखा राणा एंड सिंपू सिंह। ए इज द राइट आंसर, वित्तीय सहायता प्रदान करना।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन के उद्देश्यों में वित्तीय सहायता प्रदान करना यह शामिल नहीं है। बाकी बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना, है ना, ये सब इसमें शामिल हैं। क्लियर? 11th, वित्तीय सहायता प्रदान करना राष्ट्रीय बागवानी मिशन के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, ए इसका सही जवाब है। 2005 में प्रारंभ की गई थी ये योजना। चलिए, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलता है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। रीजन कह रहा है भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता। उपरोक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है आपको यह बताना है। कौन सा सही है भाई, आंसर करो। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है भारत को, और भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता। बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ए तथा आर दोनों सही हैं, और जो आर है यानी कि कारण, रीजन, वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, जब भारत में पहली बार ही हरित क्रांति हुई थी तो हमारे उत्पादन में 250% से भी ज्यादा की वृद्धि हो गई थी। ठीक है, तो इंक्रीमेंट काफी हुआ था, हमारे यहां उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा था, और इसके बाद फिर यह उत्पादन लगातार बढ़ता ही गया। हालांकि अब उस उत्पादन ने, अब यहीं पर हरित क्रांति के बाद ही फिर हमने देखा कि भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई थी। लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या भी आई थी। वो समस्या ये थी कि हमारी जो कृषि प्रणाली थी वो सस्टेनेबल नहीं थी, यानी कि जो खाद्य श्रृंखला थी उसमें विषाक्तता यानी टॉक्सिक लेवल इंक्रीज कर गया था। द रीजन बीइंग कि हमने बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक, उर्वरक, ये सब रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों इत्यादि का प्रयोग किया। इसीलिए आपने देखेंगे सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात की गई, हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करने लगे हैं, है ना। ऐसे कृषि प्रणाली को अपनाने की बात कही जा रही है। जैविक कृषि एक शब्द है, आपने सुना होगा। जैविक कृषि एक शब्द है, आपने सुना होगा। तो जैविक कृषि की बात कही जा रही है जिसमें प्राकृतिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करने की बात कही जा रही है। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक मुद्रा प्राप्त करता है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही है बीएमएस, आप बहुत सही बात कह रहे हैं। न्यूट्रिशन भी कमी हो गई, न्यूट्रिशन की कमी है, इसीलिए हम लोग एक प्रोसेस अपना रखे हैं आजकल। आपने सुना होगा संवर्धन या फोर्टिफिकेशन का। फोर्टिफिकेशन जानते हैं क्या है? अब मैं थोड़ा सा इसको और डीप करना नहीं चाह रहा हूं। फोर्टिफिकेशन जानते हैं? संवर्धन, संवर्धन का नाम सुना है आपने? बीएमएस, बीएमएस एक चर्चा कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी हो गई है या इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हमें मिलता है। कौन सा सही जवाब है इसका? सही जवाब दीजिए भाई इसका, इसका आंसर करें आप लोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चावल। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चावल। ध्यान रखिएगा, चावल से मिलने वाली मुद्रा जो है वो है लगभग $6,403 मिलियन। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कच्ची कपास, $1,057 मिलियन, है ना। पहले नंबर पर चावल और दूसरे नंबर पर कच्ची कपास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बिल्कुल करेक्ट है बीएमएस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी हरियाणा में, कर्नाटक में, पंजाब में, तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, मौसम आधारित। वैसे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो चली रही है, इसके अलावा मौसम आधारित यानी वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम सर्वप्रथम लागू की गई थी। कहां पर लागू की गई थी भाई? हरियाणा में, कर्नाटक में, पंजाब में, तमिलनाडु में। इसका सही आंसर करें, हरियाणा में, कर्नाटक में, पंजाब में, तमिलनाडु में। और भी सारे जो डिटेल्स है ना वो क्लासरूम प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहां पर हमें कम समय में हमारा ये प्रयास है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाए, ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं दी जाए। तो मौसम आधारित यानी वेदर बेस्ड, मौसम को ध्यान में रखते हुए जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी, कहां लागू की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कर्नाटक में खरीफ 2007 में लागू की गई। इसके बाद खरीफ 2008 सत्र से इसे हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु में भी लागू किया गया। हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु में 2008 खरीफ सीजन और 2007 खरीफ में कर्नाटक में। ठीक है, तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना कर्नाटक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? निम्न उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाले प्रश्न है ये सब। ध्यान से सब लोग आंसर करेंगे, ध्यान से सभी लोग आंसर करेंगे। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? ऑप्शन ए, जनसंख्या का दबाव, ऑप्शन बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन सी, सहकारी कृषि, और ऑप्शन डी, भूजोत का छोटा आकार। ऑप्शन डी कह रहा है भूजोत का छोटा आकार। क्या होगा? निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। ध्यान रखिएगा, निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है सी, सहकारी कृषि। इनफैक्ट सहकारी कृषि से आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? सहकारी कृषि नहीं है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है? कोऑपरेटिव फार्मिंग होती क्या है? ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग एक प्रकार की प्रैक्टिस है जो लोकल लेवल पर होता क्या है कि लोग अपनी स्वेच्छा से, खुद से मिलकर, अपनी स्वेच्छा से अपने जो एग्रीकल्चर होल्डिंग है, भू जोते हैं, उनको एक साथ मिलाते हैं, एक साथ मिला करके और बड़ी लैंड होल्डिंग का निर्माण करते हैं, यानी बड़ी भूजोतों का निर्माण करते हैं और उस पर फिर खेती की जाती है। इससे हमेशा से यह देखा गया है कि छोटी छोटी जोतों पर की जाने वाली खेती से जो पैदावार होता है वो बड़ी जोतों की तुलना में कम होता है। ठीक है, अगर उतनी ही एरिया में एक बड़ी जोत है तो वहां पैदावार ज्यादा होगी, और अगर उसे हम लोग कई हिस्सों में बांट दें और वहां पर खेती करें तो पैदावार क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सहकारी कृषि। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी एक शब्द यहां पर आया हुआ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? आप लोगों में से कमेंट करके जवाब दें। व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, या इसे छुपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसे छुपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी, या इसे हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं।
हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी इसे कहा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को। ध्यान से देखिए, जब आवश्यकता से अधिक लोग किसी कार्य को कर रहे होते हैं, आवश्यकता से अधिक लोग किसी कार्य को कर रहे होते हैं, आवश्यकता से अधिक लोग किसी कार्य को कर रहे होते हैं, किसी कार्य को कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो इनमें से कुछ की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता या जिसे हम लोग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो शून्य हो जाती है। मतलब उनके द्वारा उत्पादन में कोई योगदान नहीं दिया जाता, उन्हीं को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य हो जाती है, सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार आपको ऑप्शन में दे देगा एमपी बराबर 0। अब एमपी क्या है? एमपी क्या है? एमपी होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता, यानी किसी व्यक्ति द्वारा उत्पादन में दिया गया योगदान। सिंपली अगर एमपी की बात करें तो आप क्या कह सकते हो? किसी व्यक्ति द्वारा उत्पादन में दिया गया योगदान। जैसे आप भी काम कर रहे हैं तो आपने प्रोडक्शन में क्या योगदान दिया है? अगर आपका योगदान शून्य हो जाए तो आप प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएंगे। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी यही होती है। वैसे भारत की बात करें तो भारत में सभी प्रकार की बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी, और एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। इंडिया में अगर कृषि की बात करें तो वहां पर हमें प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ें। पहल योजना के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन जो है ना छप जाएंगे, बता रहा हूं, पेपर में छप जाएंगे पेपर में, और शोर मचा के आओगे तुम लोग कि क्लास की थी सर की और वहीं से हुआ है। शोर मचाओगे, बता रहा हूं। हाँ होगा, क्योंकि जैसे जैसे फार्म मैकेनाइजेशन बढ़ेगा, लोगों के अंदर स्किल इंडिया स्किल प्रोवाइड की जाएगी उन्हें, तो वो प्राइमरी सेक्टर से निकल करके सेकेंडरी और टर्सरी में लगेंगे, तो निश्चित तौर पर जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें कमी आएगी। गवर्नमेंट उसी तरीके से काम कर रही है, वहीं पर काम कर रही है। पहल योजना के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें। यह डीबीटी के माध्यम से एलपीजी अनुदान को हस्तांतरण करती है। यह उपभोक्ताओं के बैंक में एलपीजी अनुदान का सीधा हस्तांतरण करती है। यह जैम का प्रथम प्रकार है। यह सभी सत्य है। क्या हो जाएगा? 16वें का डी ऑप्शन करेक्ट है। 16वें का डी ऑप्शन करेक्ट है। पहल योजना आपके खाते में सीधे बेनिफिट ट्रांसफर करने से जुड़ी हुई है। 2013 में आई थिंक इसे प्रारंभ किया गया था, एक बार इसे चेक करिएगा। पहल। जैम क्या है? जैम के बारे में आप लोग कमेंट करके मुझे जवाब दें, तब तक हम लोग आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप सभी लोग बतावें कि जैम क्या है, जैम की बात हम क्यों कर रहे हैं, जैम क्या है। जैम भी अपने आप में एक प्रश्न है, तो इसके बारे में आप बतावें कि यह क्या है। कहा जा रहा है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। जैम स्टैंड फॉर जनधन आधार मोबाइल। अपने जनधन खातों से अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंक करें। कहा जा रहा है आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। उपागम मतलब दृष्टिकोण। बहुआयामी उपागम का मतलब आप दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की आवश्यकता होती है।
वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। क्या होगा सही जवाब? मुझे लग रहा है कि सभी ने इसका जवाब गलत दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी ने गलत दिया है और मैं आपको बता रहा हूं कि जो परीक्षा होने वाली है ना 5 तारीख को, उसमें एक प्रश्न यहां से जरूर रहेगा, यहां से इन द सेंस असर्शन रीजनिंग वाले से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यह बात तो सही है भी कि अगर आर्थिक विकास करना है तो आपको मल्टी डिमेंशनल अप्रोच यानी बहुआयामी उपागम पर ध्यान केंद्रित करना होगा, यह आवश्यकता होगी आपको। और वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, यह स्टेटमेंट गलत है। सूक्ष्म यानी कि व्यष्टि और समष्टि दोनों विषयों पर ध्यान केंद्रित है सरकार का, तो इसका सही जवाब होगा कि भाई ए सही है, आर गलत है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें या माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें, व्यष्टि आर्थिक नीतियों की बात करें और वृहद आर्थिक नीतियों या समष्टि आर्थिक नीतियों को छोड़ दें। ठीक है, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, तमाम अन्य योजनाएं समष्टि स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। इसके अलावा सरकार इंडिविजुअल पर भी काम करती है, लोगों के बिहेवियर को स्टडी करती है एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सी ऑप्शन इसका सही है। ए तो सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू की गई? सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू की गई? 26 जनवरी 2015, 28 अगस्त 2014, 5 सितंबर 2014 और 8 दिसंबर 2014। जब क्लोजली काफी ऑप्शन बनाता है ना, तो ऐसे में एकदम अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद नहीं है तो आपको काफी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जनधन योजना को भारत सरकार की एक बहुत ही पॉलिसी अप्रोच है जिसे हम लोग कहते हैं वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन, इसको पूरा करने के लिए किया गया। ये वित्तीय समावेशन की बात समावेशी विकास या समावेशी समृद्धि से निकल करके आता है। 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास को मुख्य उद्देश्य के रूप में बनाया गया और तब से सरकार इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रही है। आपने देखा होगा कि इनफैक्ट इसका राजनीतिकरण भी खूब हुआ। सबका साथ, सबका विकास, ये यही इंक्लूजन से आता है, समावेश करना है। और सबका विश्वास अभी 2019 में जीतने के बाद। ठीक है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। उपरोक्त सभी समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? ये सारी चीजें भाई ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, चक्रीय निर्धन वे हैं। चक्रीय निर्धन किन्हें कहा जाएगा? जो सदैव निर्धन रहते हैं, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चक्रीय निर्धन कौन है? चक्रीय निर्धन कौन है? चक्रीय निर्धन कौन है? चक्रीय निर्धन वे हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब, करेक्ट आंसर है। निर्धनता आप जानते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो वो निर्धन कहलाता है। और चक्रीय निर्धन वे हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। विभेदीकृत ब्याज योजना, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, डीआरआई के नाम से जाना जाता है। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था समाज के कमजोर वर्ग के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए, बड़े निर्यातकों के लिए। क्या होगा 21 का आंसर? 21 का आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करें। विभेदीकृत ब्याज योजना, ध्यान रखिएगा 1972 में इसे प्रारंभ किया गया। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण के बाद 1972 में डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम लाया गया, विभेदीकृत ब्याज योजना, और जिसका उद्देश्य था समाज के कमजोर वर्ग के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। समाज के कमजोर वर्ग के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर विदाउट एनी कोलैटरल, जस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ द एसेट्स इज नीडेड, है ना। हाइपोथिकेशन करना होता था, जो भी एसेट्स आपका है, कोई सिक्योरिटी वैसे एज सच ऑफर नहीं करनी है। तो समाज के कमजोर वर्ग के लिए। और लास्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, और डी उपर्युक्त सभी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। पीडीएस का मतलब जमाखोरी और कालाबाजारी रोकना है, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना है, बिल्कुल नहीं है। गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, खाद्यान्न उपलब्ध हो पहली चीज, और दूसरा न्यूट्रिशन प्रॉपर हो, दैट इज व्हाट वी मीन अबाउट फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। ज्यादातर लोगों के गलत जवाब है, डी नहीं है, केवल एक, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, बाकी और नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो कितने क्लोजली अलाइन बनाए गए हैं ये, कि नाम से गेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि डी होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सेशन को एंड करते हैं। सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया, काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया, लेकिन मेरी बात सबको फिर से ध्यान रखनी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ना है, मेहनत को सफल बनाना है, सहयोग देना है, और कोई अगर बात है तो प्लीज लेट मी नो, मुझे बताएं, हम लोग जरूर वैसा सुधार करेंगे। और पूरा प्रयास है कि इस बार जब परीक्षा हो तो आप पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ उसमें उतरें और कहें कि हमने क्लास की थी और हमारी क्लास जो है सफल रही, समय देना यूपी उत्कर्ष पर सफल रहा। सेशन को एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।